यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 1039 निष्कर्ष 5 ग्रेटर देन उच्च स्तरीय मंत्र शाश्वत रेत का पिरामिड लेस देन। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, उसके चारों ओर घूमती रेत ने उसके द्वारा अभी अभी किए गए मंत्र के लिए एक केंद्र के रूप में काम किया, क्योंकि रेत के अनगिनत कण हवा में उठ गए और यहाँ तक कि वायुमंडल में बिखरे हुए पृथ्वी तत्व के कण भी मंत्र बनाने के लिए एक साथ आ गए। पलक झपकते ही हवा में रेत का एक विशाल पिरामिड बन गया, जिसने कुलपति और नगर स्वामी दोनों को अपने अंदर बंद कर दिया, और बहुत कम रोशनी ही उसमें से गुजर पा रही थी। इसने बाहर मौजूद सभी लोगों के दृश्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। केवल उपस्थित सबसे अनुभवी जादूगर ही अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी आंखों में केंद्रित करने में सक्षम थे और अपनी बढ़ी हुई बोध शक्ति का उपयोग करके विशाल संरचना के भीतर क्या हो रहा था, इसकी एक झलक पाने में कामयाब रहे। उसने युद्ध के परिणाम को छिपाने के लिए ये चाल नहीं चली थी, बल्कि गॉर्डन परिवार की जमीन को यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए ये चाल चली थी। अथर्व जानता था कि वह अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और इसके परिणामस्वरूप होने वाला संघर्ष विनाशकारी होगा, लगभग परमाणु युद्ध के बराबर। इस बीच वह ये भी जानता था कि नगर स्वामी भी ऐसा ही करेगा, और वह पूरी तरह से अवगत था कि उसके कबीले के जादूगर ही इसके बाद के परिणामों से प्रभावित होंगे, क्योंकि हर किसी के पास आरव की तरह विश्वसनीय गोलेम नहीं थे जो उन्हें आने वाली शॉकवेव से बचा सकें। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उन सबको नहीं बचा सकते, नगर स्वामी ने अपना हाथ नीचे की ओर पटकते हुए कहा, जिससे रक्त जड़ों से बनी विशाल लकड़ी की तलवार तुरंत नीचे गिरी और अत्यधिक बल के साथ गॉर्डन परिवार के मुखिया की ओर आ गिरी। उसी समय उसके पीछे मौजूद वनस्पति जैसी आकृति वाला अजगर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति से हवा दम घुट रही थी। तभी कुलपति ने अपनी कटाना तलवार निकाली और वार किया। ग्रेटर देन उच्च स्तरीय कौशल अर्धचंद्र लेस देन। ब्लेड से काली ऊर्जा का एक विशाल चाप फूट पड़ा, जो तेजी से आगे बढ़ा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चौड़ा होता गया। फिर वह लकड़ी की तलवार से सीधे टकराया, जिससे शक्ति के जोरदार टकराव के साथ तलवार हवा में ही रुक गई और पिरामिड का ढांचा कांपने लगा, मानो इतनी शक्ति को सहन न कर पाने के कारण वह टूट जाएगा। लेकिन अथर्व यही नहीं रुका। अपने हमले से मिली गति का इस्तेमाल करते हुए उसने उस विशाल लकड़ी की तलवार को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी हरकतें फुर्तीली और निर्णायक थीं, जो उसकी उम्र को पूरी तरह से झुठला रही थीं। उसका इरादा स्पष्ट था, वह दूरी कम कर रहा था। नगर स्वामी का चेहरा बदल गया। जैसे ही उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक तलवार निकाली, उसे एहसास हुआ कि केवल लकड़ी की तलवार अथर्व को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उसी समय कुलपति के पीछे प्रकट हुई डार्क नाइट गोलेम की मानसिक छवि का पादप ड्रैगन से टकराव हुआ। हालांकि वह स्पष्ट रूप से पीछे धकेला जा रहा था, फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा, क्योंकि वह अपने मेजबान को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बहुमूल्य क्षण दिलाने के लिए तैयार था। नगर स्वामी ने अपना बायां हाथ बाहर की ओर झटक दिया और विशाल लकड़ी की तलवार से शाखाएं फूट पड़ी, जो गॉर्डन परिवार के मुखिया को भेदने के प्रयास में आगे बढ़ी। लेकिन अथर्व उससे भी तेज था, क्योंकि वह लगातार बचाव की मुद्राएं अपनाता रहा जब तक कि वह उन सभी को चकमा देकर निकल नहीं गया और अंततः नगर स्वामी के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, उसे इसका एहसास हुआ। वहां पौधों के नियम काम कर रहे थे, क्योंकि वे अंतरिक्ष में अन्य तत्वों के कणों को दबा रहे थे और नियंत्रित कर रहे थे। यहाँ तक कि उसकी कटाना और वाकिजाशी के चारों ओर एकत्रित काली ऊर्जा भी थोड़ी कमजोर हो गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कटाना तलवार से बाएं से दाएं तिरछा वार करते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। सिटी लॉर्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अथर्व गॉर्डन के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार को तिरछे नीचे की ओर घुमाया। लोहे से लोहा टकराया और वे पलक झपकते ही एक दूसरे से भिड़ गए। 1 दर्जन से अधिक झड़पें हुई। धातु की तीखी आवाज बार बार पूरे क्षेत्र में गूंजती रही, क्योंकि उन्होंने लगभग 15 तीव्र प्रहारों का आदान प्रदान किया। तभी अथर्व को एक अवसर दिखाई दिया और वह आगे बढ़ गया। नगर स्वामी ने अपने आसपास के पौधों को हिलाने के लिए अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अनगिनत जड़ें ऊपर की ओर उमड़ आईं, जिससे पौधों की एक घनी दीवार बन गई। जैसे ही वह पीछे हटा, उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि पौधे की दीवार पूरी तरह से बन चुकी थी, फिर भी उसने महसूस किया कि अथर्व का ब्लेड उसे भेद गया था, या यूं कहें कि यह ब्लेड खुद नहीं था, बल्कि उस पर लिपटी हुई काली ऊर्जा थी।
नगर स्वामी ने नीचे देखा और उसे दीवार से बाहर निकली हुई कटाना की एक लंबी छाया जैसी कोई चीज दिखाई दी, जो इतनी दूर तक फैली हुई थी कि उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक छोटे से अंतर से छेद कर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उसे समझ आया कि उसकी रक्षा क्यों विफल रही। ब्लेड के चारों ओर मौजूद काली ऊर्जा उस समय अंदर घुस गई जब वह लकड़ी की दीवार बना रहा था, और उसने पौधों की बाधा को भेदते हुए उसे परत दर परत नष्ट कर दिया ताकि ब्लेड का काला विस्तार उस तक पहुंच सके। शहर के स्वामी को यह महसूस होने लगा कि पहले भी कुलपति की काली तलवार खतरनाक थी, लेकिन कभी इस हद तक नहीं। ये कभी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा को भेद सके। वह केवल यही स्पष्टीकरण दे सका कि अथर्व द्वारा उत्पन्न मानसिक छवि किसी निश्चित उत्प्रेरक की तरह जन की शक्ति को उसकी पिछली सीमाओं से परे बढ़ा चुकी थी। जब नगर स्वामी अविश्वास से घाव को घूर रहा था, तभी उसने देखा कि अथर्व ने शांतिपूर्वक अपने शरीर से अपनी तलवार निकाल ली। तुरंत ही उसकी ड्रैगन शक्तियां बढ़ गईं, हालांकि उसके शल्क अनगिनत बार चकनाचूर और छेदित हो चुके थे। जैसे ही तलवार वापस खींची गई, घाव पर एक हरा रंग फैल गया क्योंकि तेजी से पुनर्जनन शुरू हो गया। लेकिन पहले उस चमत्कारिक उपचार को देखने के बाद कुलपति का उसे दोबारा ठीक होने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह पौधे की दीवार के किनारे से बाहर निकला और सीधे नगर स्वामी की ओर दौड़ा। थकान से उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था, फिर भी वह अडिग रहा। नगर स्वामी ने पहले अपनी तलवार चलाई, लेकिन अथर्व ने अपनी वाकिजाशी के एक तेज वार से उसे रोक दिया। उसी गति में उसने अपनी कटाना को आगे बढ़ाया और सीधे नगर स्वामी की गर्दन में छेद कर दिया। शहर के सरदार को उल्टी आने लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने घृणा से भरी आंखों से गॉर्डन परिवार के मुखिया को घूर कर देखा। मुझे मारकर तुमने अपने कुल पर विनाश ला दिया है, उसने कर्कश स्वर में कहा। तुम्हें न सिर्फ गॉर्डन परिवार के नए दुश्मन मेरे कबीले को जवाब देना होगा, बल्कि राजधानी भी एक नगर सरदार की मौत का स्पष्टीकरण मांगेगी। और हम दोनों जानते हैं कि वे अपने कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने में कितने माहिर हैं। उसे खांसी आए और उसके होठों से खून निकलने लगा। और रक्तचंद्र नजदीक आ रहा है। तुमने इस शहर की मध्य और उच्च श्रेणी की सेनाओं के लगभग 60% का सफाया कर दिया है। अब तुम्हारा और तुम्हारे कबीले का केवल अंतिम मृत्यु है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, टूटी हुई थी, फिर भी जब उसने अपना श्राप दिया तो उसमें द्वेष भरा हुआ था। तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ है उसके लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो। अलविदा, कुलपति ने बिना किसी खेद के जवाब दिया। उसने नगर स्वामी की गर्दन से अपनी तलवार खींच ली, जिससे शरीर नीचे गिर गया और निर्जीव होकर जमीन पर जा गिरा। क्षितिज से अथर्व गॉर्डन्स ने सूरज को नीचे डूबते हुए देखा। उसकी सुनहरी रोशनी युद्ध के मैदान में फैल रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी सांसें भारी और अनियमित थीं, फिर भी उस पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। उसका कबीला बच गया था, बस यही मायने रखता था। बाकी सब कुछ परिणाम, प्रतिशोध, राजधानी से आने वाला फैसला बाद में हो सकता है। फिलहाल जैसे ही गर्म रोशनी उस पर पड़ी, उसने आखिरकार खुद को सहज महसूस करने दिया। अध्याय 1040 निष्कर्ष 6। अगला दिन जल्दी आ गया और वॉर गॉड मेज एकेडमी की पूरी टीम अंतिम लूजर ब्रैकेट मैच देखने के लिए बाहर गई। जिस दिन ग्रैंड डीन ने अपनी मानसिक इंद्रियों को बिना किसी रोक टोक के मुक्त किया, जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि आरव भाग गया है, उन्हें पता था कि उनका ये कार्य निश्चित रूप से कई शक्तिशाली हस्तियों, हर तरह के जादूगरों को नाराज करेगा जो ओरिजिन टूर्नामेंट को देखने के लिए राजधानी में एकत्रित हुए थे। लेकिन उन्होंने पाया कि उन्हें इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि उनमें से कोई क्या सोचता है। उस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आरव को ढूंढना था। लेकिन चाहे वह कितनी भी खोजबीन करे या किसी भी कोण से छानबीन करे, आरव की आभा राजधानी से पूरी तरह गायब हो चुकी प्रतीत होती है। अपनी अकादमी टीम के सबसे प्रतिभाशाली जादूगर को खो देने की बात को स्वीकार करते हुए, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निगरानी में रखा था, ग्रैंड डीन को ठगा हुआ महसूस होने लगा। एक पल के लिए उसने तरुण को दोषी ठहराने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया, क्योंकि कमरे में प्रवेश करने से पहले ही मानसिक क्लोन के कारण वह स्वयं भी आश्वस्त था कि आरव अभी भी अंदर ही है। इससे केवल यही साबित हुआ कि आरव अपनी उम्र और अपने क्षेत्र के हिसाब से कहीं ज्यादा चतुर था, और यह एहसास कि आरव ने उसे भी धोखा देने में कामयाबी हासिल कर ली थी, ने ग्रैंड डीन को एक बात का यकीन दिला दिया, लड़के के पास अभी भी कई रहस्य छिपे थे जिन्हें उसे उजागर करना बाकी था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने तुरंत तरुण को एस्टोनिया शहर की ओर भेज दिया।
हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राजधानी का अंतरिक्ष कक्ष एस्टोनिया शहर के अपने अंतरिक्ष कक्ष से जुड़ने में असमर्थ रहा। इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि एस्टोनिया की टेलीपोर्टेशन प्रणाली में कुछ गड़बड़ थी। इस खबर ने उनके संदेह को और भी बढ़ा दिया और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण तरुण को पक्षी पर सवार होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एस्टोनिया के टेलीपोर्टेशन सिस्टम के ठप होने के कारण एस्टोनिया शहर तक जल्द से जल्द पहुंचने का यही सबसे तेज उपलब्ध साधन था। तरुण केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि वह आरव के गंभीर मुसीबत में पड़ने से पहले ही पहुंच जाए। ग्रैंड डीन द्वारा तरुण को एस्टोनिया शहर भेजने का मुख्य कारण सरल था, युद्ध देवता जादूगर अकादमी के नाम का उपयोग करके आरव की रिहाई सुनिश्चित करना, यदि वह पकड़ा जाता है। उस समय की उनकी धारणाओं के आधार पर उन्हें लगा कि नगर स्वामी द्वारा एकत्रित सेनाओं के विरुद्ध इस युद्ध में गॉर्डन कबीला हार जाएगा और अकेले आरव परिणाम को बदलने में असमर्थ होगा, इसलिए यह एक आवश्यक एहतियात थी। यदि आरव बंदी बन जाता तो तरुण को जरूरत पड़ने पर उसे छुड़ाने और वापस लाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार था, और वह गॉड मेज अकेडमी की एक तटस्थ संस्था के रूप में प्रतिष्ठा के बावजूद ग्रैंड डीन और उनके अधीन सभी वरिष्ठों को तब कार्रवाई करने की अनुमति है जब उनके किसी सदस्य के जीवन को खतरा हो। और आरव की स्थिति भी संभवतः उसी श्रेणी में आती दिख रही थी, इसलिए केवल यही खंड उन्हें अन्य महाशक्तियों से जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित किए बिना हमला करने का एक उचित बहाना देने के लिए पर्याप्त था। अंडरस्को जहां एक और ग्रैंड डीन और आरव के करीबी लोगों में उसके लापता होने का पता चलने के बाद चिंता छाई हुई थी, वहीं आरव खुद शांति से युद्ध से मिले अपने लाभों की गणना कर रहा था। वह कबीले के भीतरी इलाके के एक कोने में बैठा था जो ढह चुके मकानों, टूटी दीवारों और खून से लथपथ सड़कों से घिरा हुआ था। लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थीं। उसके बगल में टाइटन, लेगियन और ओनी चुपचाप और प्रभावशाली ढंग से खड़े थे, जबकि आसपास मौजूद गॉर्डन के जादूगर उन पर चोरी छिपे नजरें गड़ाए हुए थे। आरव नंगे बदन बैठा था, उसके टैटू पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। वह एक टूटी हुई पत्थर की पटिया पर बैठा था। उसने अपना बायां पैर उठाया और अपना बायां हाथ अपने घुटने पर टिका दिया। सफेद और काले रंग का फेनवुल्फ टैटू उसकी बांह के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि सांगुरियन बैट उसकी पीठ पर गहरे लाल रंग की रेखाओं में फैला हुआ था। उसकी पीठ के निचले हिस्से पर बना ड्रेक टैटू पेट की ओर बढ़ता हुआ उसे एक कठोर याकुजा की स्पष्ट छवि देता था, जो अभी भी अपने टैटू को पूरा करने की प्रक्रिया में था। कुछ ही दूरी पर अथर्व अपने पोते को चुपचाप गहरी सोच में डूबे हुए देख रहा था। उन्हें शवों के स्थानांतरण और नष्ट हुए आंतरिक क्षेत्र के पुनर्गठन की देखरेख करनी चाहिए थी, फिर भी वह आरव से अपना ध्यान हटाने में असमर्थ पाए गए। वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में सवाल थे, लेकिन बाकी लोग उससे दूरी बनाए रखे हुए थे। अंत में अथर्व आगे बढ़ा, जबकि आरव ने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर खड़े उस बूढ़े व्यक्ति की निगाहों से मिलाई, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। freewebnovel.com। बदमाश, हमें बात करनी है, अथर्व ने कहा। आरव हंसा, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने दादा के पीछे पीछे पहाड़ की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने ये सुनिश्चित किया कि वह अपने बचे हुए कर्तव्यों को प्रथम एल्डर को सौंप दे, जबकि आरव अपने गोलेम उन लोगों के लिए पीछे छोड़ गया जो उन्हें देखना चाहते थे। अंडरस्को जैसे ही वे एक शांत खुले मैदान में पहुंचे, कुलपति आरव की ओर मुड़े और मुस्कुराए। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है, और फिर भी तुम इतने कम समय में मुझसे ज्यादा मजबूत हो गए हो, मुझे राहत मिली है, अथर्व ने कहा। बुजुर्ग, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह दादाजी की शिक्षाओं की वजह से ही है, आरव ने सम्मानपूर्वक अपने हाथ आगे जोड़ते हुए उत्तर दिया। आरव को इतनी विनम्रता से व्यवहार करते हुए देखकर बिना बेशर्मी से सारा श्रेय खुद लेने के, जैसा कि वह आमतौर पर करता था, अथर्व ने भी उसके साथ चलने का फैसला किया और नाटकीय ढंग से एक कदम पीछे हटते हुए अपने चेहरे को अतिरंजित सदमे में बदल लिया। क्या सच में तुम ही हो, आरव, या किसी और ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है? उसने नाटकीय अंदाज में पूछा। बूढ़े आदमी, मैं हूं, आरव ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से वह उसे तवज्जो देने के मूड में नहीं था। इसके विपरीत मुझे तो अब शक होने लगा है कि कहीं ये तुम ही तो नहीं हो। तुम इतने गंभीर और संयमित व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल अपने जैसे नहीं। लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे गोलेम आखिरकार तैयार हो गए हैं, और वही हैं जो गॉर्डन परिवार के 3 सबसे बड़े सदस्यों का खिताब पाने के असली हकदार हैं, आरव ने आगे कहा। तुम छोटे बदमाश, अथर्व ने आरव के सिर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये भुगतना पड़ा? आरव ने सचमुच हैरान होकर पूछा।
हालांकि अथर्व की आवाज में उसे डांटने का भाव झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छिपी मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होता कि तुम कैसे इंसान बन गए हो, अथर्व ने धीरे से कहा। आरव तुरंत चुप हो गया। अथर्व अपनी माँ के बारे में शायद ही कभी बात करता था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत दर्दनाक था, और इसका कारण ये था कि यह उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद दिलाता था। कुछ देर बाद अथर्व ने चुप्पी तोड़ी। आप कब वापस आ रहे हैं? अगर मुझे सही याद है तो आपको ओरिजिन टूर्नामेंट में भाग लेना है, उन्होंने पूछा। हाँ, यहाँ सब कुछ सुलझ जाने के बाद मैं चला जाऊंगा, आरव ने जवाब दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ जो भी काम करना है वो सब संभाल लेंगे। सिटी हॉल की हवेली पर कब्जा कर लेंगे और स्पेस एक्सेस की जल्द से जल्द मरम्मत कर देंगे ताकि आप जितनी जल्दी हो सके वापस लौट सकें। ब्लड मून युद्ध के बाद ही उत्तरी राजधानी को एस्टोनिया शहर में हुई घटनाओं का सही आकलन करने का समय मिलेगा। फिलहाल उनके पास हमसे निपटने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है, अथर्व ने दृढ़ता से कहा। उसने आरव के कंधों पर अपनी पकड़ और कस ली। उसकी निगाहें तीखी और गंभीर थीं। और एक बात है जो आपको समझनी होगी, अथर्व ने आगे कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी हारना नहीं है। आपको उस टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की करनी है। जितनी ऊंची जगह होगी उतना ही अच्छा होगा। उसके लहजे में व्याप्त तीव्रता ने आरव को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार असामान्य लग रहा था, मानो वह जितना कहना चाहता था उससे कहीं अधिक जानता हो। अपने पोते को देखकर गॉर्डन परिवार के मुखिया को गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। वह जानते थे कि आरव जरूर कुछ रहस्य छिपा रहा होगा, क्योंकि बिना रहस्यों के कोई भी इतनी शानदार प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन वह ये भी समझते थे कि हर विलक्षण प्रतिभा जो बाकियों से आगे निकल जाती है, उसके अपने रहस्य होते हैं। तो जाहिर है कि वह इतना स्वार्थी नहीं था कि उनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करे। हालांकि वह ये जरूर जानता था, अब यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह आरव की असली ताकत, खासकर उसके गोलेमों की वास्तविक क्षमताओं और अन्य गोलेमों को बुलाने की उनकी क्षमता के बारे में किसी भी तरह की चर्चा को चुप करा दे। अथर्व के लिए यह अब एक सर्वोच्च कोटि का पारिवारिक रहस्य बन गया है। अध्याय 1041 सहायक कबीले 1। आर्केनिस डोमिनियन अकादमी और ब्लेड क्लैन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिससे पूरी भीड़ जयकारे लगाने लगी। ये मुकाबला बेहद क्रूर और मनोरंजक था, क्योंकि दोनों टीमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे जानते थे कि केवल जीत ही उन्हें टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका देगी, इसलिए जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वे एक दूसरे पर सीधे टूट पड़े। एक तीव्र और उतार चढ़ाव भरे मुकाबले के बाद मैच ब्लेड क्लैन की जीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि बहुत से लोग इससे हैरान नहीं थे, लेकिन दर्शकों में से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि आर्केनिस डोमिनियन किसी तरह का उलटफेर कर देगा। हालांकि अंत में ये सब जल्दी ही खत्म हो गया। दर्शकों के तितर बितर होने से पहले ही अगले दौर के लिए खिलाड़ियों की सूची की घोषणा कर दी गई। स्कूल ऑफ साइलेंट नाइट बनाम वॉर गॉड मेज अकेडमी, ब्लडलाइन अकादमी बनाम ब्लेड क्लैन, एम्बर सिटाडेल बनाम शिनसे अकादमी। जैसे ही नए लेआउट का खुलासा हुआ, बूढ़े एल्डरिक ने ऊपरी वीआईपी स्टैंड की ओर देखे बिना नहीं रह सके, जहां उन्होंने उत्तरी राज्य के राजा को टूर्नामेंट के एक जज से बात करते हुए मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें यह स्पष्ट था कि वॉर गॉड मेज अकेडमी को एक बार फिर निशाना बनाया गया था। यह अनुमान लगाना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि उन्हें जानबूझकर ऐसी टीमों के खिलाफ उतारा जा रहा था जिनसे उन्हें हराने की उम्मीद थी। हालांकि प्रतियोगिता के इस चरण में अकादमी की कोई भी अन्य टीम कमजोर नहीं थी। वास्तव में कोई भी मुकाबला एक गंभीर बाधा साबित होता, लेकिन एल्डरिक को यकीन था कि यह कोई संयोग नहीं था। आखिरकार हर कोई जानता था कि साइलेंट नाइट स्कूल कितना रहस्यमय और भयानक था, खासकर इसलिए कि साइलेंट नाइट स्कूल के कप्तान ताकेडा द्वारा प्रदर्शित की गई थोड़ी बहुत क्षमताओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। वह परछाइयों में छिपे उत्तरी राजा के गुप्त हथकंडों को भांप सकता था, जो उसकी अकादमी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह अगर ब्लडलाइन अकादमी अंततः उनसे आगे निकल जाती है, तो कोई भी यह सवाल नहीं उठाएगा कि उत्तरी साम्राज्य की घोषित चैंपियन अकादमी से भी अधिक मजबूत टीम रैंकिंग में जगह क्यों नहीं बना पाए। सामान्य तौर पर अगर आरव मौजूद होता तो एल्डरिक इतना परेशान नहीं होता, लेकिन हालात सामान्य नहीं थे, क्योंकि आरव न केवल मौजूद नहीं था, बल्कि टीम का मनोबल भी सर्वकालिक निम्न स्तर पर था। लेकिन ये जानते हुए भी कि पर्दे के पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही थीं, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी अकादमी की टीम को आने वाली चुनौतियों के लिए यथासंभव तैयार करे।
अंडस्को एस्टोनिया शहर में नगर स्वामी की सेनाओं पर गॉर्डन कबीले की जीत की खबर दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि नगर स्वामी का समर्थन करने वाले या जिनके सदस्यों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गॉर्डन कबीले पर हमले में भाग लिया था, वे सभी जल्दबाजी में शहर छोड़कर भाग गए। रायसा कबीले जैसे कबीले, जिनके नए मुखिया ने हमले के समर्थन में मध्य श्रेणी के जादूगरों के एक समूह का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया था, रातों रात अपनी नींव ढह जाने के कारण बिखरने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनके कुलपति ने अपने पास बचे हुए कुछ मध्य श्रेणी के जादूगरों को आक्रमणकारी सेना में शामिल होने के लिए ले लिया था, जबकि कई लोगों ने केवल निम्न श्रेणी के जादूगरों को ही उन संयुक्त बलों में शामिल होने के लिए भेजा था जिन्होंने गॉर्डन्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्हें जीतने पर धन दौलत और भविष्य में मिलने वाले लाभों का वादा किया गया था, और नगर स्वामी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हमले में शामिल प्रत्येक कबीले के लिए गॉर्डन के नीलामी घर के भीतर मौजूद खजाने हथियाने के लिए उपलब्ध होंगे। उस वादे के साथ साथ नगर प्रमुख के दबाव का इस्तेमाल उन्हें एक झंडे के नीचे एकजुट करने के लिए किया गया था। फिर भी इतने सारे अतिरिक्त जादूगरों के एक साथ इकट्ठा होने के बावजूद वे गॉर्डन कबीले को नष्ट करने में विफल रहे, बल्कि वे खुद ही खत्म हो गए। अब जिन कुलों के प्रभावशाली व्यक्तियों ने गॉर्डन परिवार के खिलाफ मोर्चा संभाला था, चाहे पुरानी दुश्मनी के कारण हो या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण, उनकी नींव बुरी तरह कमजोर हो गई थी। वे अच्छी तरह समझते थे कि अगर उन्होंने और इंतजार किया तो गॉर्डन कबीला इस लड़ाई में हुए नुकसान से पूरी तरह उबर जाने के बाद बदला लेने के लिए जरूर आएगा। फिलहाल गॉर्डन परिवार अपने कबीले के लोगों के लिए स्थापित चौकियों पर संदेश भेजने, पहले भाग निकले लोगों को वापस बुलाने और उन्हें ये सूचित करने में अधिक व्यस्त था कि उनका कबीला हमले में बच गया है। उन्होंने सिटी हॉल पर भी कब्जा कर लिया था। नगर प्रमुख की मृत्यु हो जाने और अगले रक्तचंद्र युद्ध के तेजी से नजदीक आने के साथ किसी को उस शहर में व्यवस्था बहाल करनी थी जो अब भयावह रूप से खाली लग रहा था, क्योंकि गॉर्डन कबीले पर हमले में अपनी भूमिका के लिए प्रतिशोध के भय से कई कबीले भाग गए थे। फिलहाल ग्रैंड एल्डर स्पेस एक्सेस की मरम्मत की देखरेख कर रहे थे ताकि आरव समय पर राजधानी में टेलीपोर्ट करके अपनी टीम में शामिल हो सके, जबकि पैट्रियार्क बचे हुए कबीलों के बीच घर घर जाकर उनसे मिल रहे थे। जो लोग वहीं रुके रहे वे या तो हुई घटना के प्रति तटस्थ थे और शुरू से ही इसमें शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं था, या फिर उनके मन में गॉर्डन परिवार के प्रति कुछ सद्भावना थी, अक्सर इसलिए क्योंकि उन्हें गॉर्डन परिवार की नीलामी में प्राप्त वस्तुओं से किसी न किसी तरह से लाभ हुआ था। कुल मिलाकर अथर्व गॉर्डन्स ने एस्टोनिया शहर में बचे हुए प्रत्येक कबीले से व्यक्तिगत रूप से मिलने को अपना मिशन बना लिया, जिसका एकमात्र कारण था उन्हें आने वाले ब्लड मून के खिलाफ बचाव में गॉर्डन्स कबीले के साथ एकजुट होकर खड़े होने के लिए प्रेरित करना। हालांकि राजधानी से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया था, फिर भी वह चाहता था कि वे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ें, बजाय इसके कि राजधानी से एक नया नगर प्रमुख और एक सेना भेजी जाए जिसे अंततः रक्तचंद्र की लहरों का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका मानना था कि राजधानी का समय इतनी जल्दी नहीं आने वाला था। हालांकि उनकी मंशा नेक थी, लेकिन कुछ ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद अथर्व को एहसास हुआ कि उन्हें एकजुट करना कितना मुश्किल होगा। शेष बचे अधिकांश कबीलों ने ब्लड मून की घटनाओं के दौरान केवल अपने ही लोगों की रक्षा करने की मानसिकता अपना ली थी, और इस तरह दिन बीत गया। केवल कुछ ही कबीलों ने गॉर्डन के शहर की बाहरी रक्षा बनाए रखने और द्वारों के बाहर मोर्चा संभाले रखने तथा दूसरी दुनिया से आने वाले आक्रमणकारियों को बिना रोक टोक के प्रवेश करने से रोकने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन कबीलों को बाकी कबीलों की तुलना में कहीं अधिक गहरी समझ थी। वे समझते थे कि यदि हर कोई केवल अपनी रक्षा करने का विकल्प चुनेगा तो दुर्भाग्य से दुश्मनों की भारी संख्या का सामना करने वाला कोई भी कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी बात को समझते हुए वे गॉर्डन परिवार के मुखिया की योजना से सहमत हो गए, शहर के द्वारों के बाहर भी रक्षा जारी रखना और आक्रमणकारियों को शहर तक पहुंचने से पहले ही रोकना। अध्याय 1042 सहायक कबीले 2। शहर की रक्षा के लिए गॉर्डन्स पैट्रियार्क के आह्वान को स्वीकार करने वाले कबीले थे लेंस्ट कबीला, डाकब्लिस कबीला, कोरल कबीला और एजिसबोन कबीला। एजिसबोन कबीले को छोड़कर इन सभी कबीलों का गॉर्डन कबीले के साथ कम से कम एक बुनियादी संबंध था। लांस्ट कबीले की भागीदारी के बारे में गॉर्डन्स परिवार के मुखिया ने बेली लांस्ट के फैसले को अच्छी तरह समझा, क्योंकि दोनों कबीले स्वाभाविक सहयोगी थे। आखिरकार गॉर्डन्स कबीले ने अनगिनत ब्लड मून युद्धों में लांस्ट कबीले की सहायता की थी, और यह भी ध्यान देने योग्य है कि लांस्ट कबीले के पूर्वज मुखिया बेली लांस्ट गॉर्डन्स कबीले की नीलामी में बेची गई एक गोली के कारण ही ज़ोंबी संक्रमण से उबर पाए थे, जिसने उन्हें टियर 7 क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाया था।
कई मायनों में ये कहा जा सकता है कि वह गॉर्डन परिवार का ऋणी था जिसने उसकी जान बचाई। इसके अलावा लेंस्ट कबीले ने गॉर्डन्स कबीले की नीलामी से एक शीर्ष श्रेणी का टियर 6 स्पिरिट उपकरण सेट हासिल किया था, जिसे अब कबीले के मुखिया बेली के बेटे ने अपने साथ जोड़ लिया है, एक ऐसी वस्तु जिसने उनके कबीले की समग्र शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये सच है कि लांस्ट कबीले ने नगर स्वामी के हमले के दौरान गॉर्डन कबीले की सहायता नहीं की थी और इसके बजाय तटस्थ रहा था। बेली का तर्क सीधा साधा था, उस समय गॉर्डन परिवार के लिए परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल लग रही थीं। अगर उसने हस्तक्षेप किया होता और गॉर्डन परिवार का पतन हो गया होता, तो उसका अपना परिवार भी उनके साथ ही नष्ट हो जाता। और जो भी बचे खुचे लोग रह गए होंगे उन्हें भी शहर से अस्त व्यस्त होकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा, ठीक वैसे ही जैसे शहर के सरदार का खुलेआम समर्थन करने वाले कबीलों ने उसकी हार के बाद किया था। बेली अपने कबीले को ऐसे भाग्य के लिए दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने तटस्थता का आदेश दिया और किनारे से अवलोकन करना चुना, क्योंकि उसे भी विश्वास था कि गॉर्डन कबीला इस बार खत्म हो चुका है। लेकिन अंत में जो नतीजा निकला उसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। और इसलिए जब ये खबर फैली कि गॉर्डन्स कबीला शहर की रक्षा में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों की तलाश कर रहा है, तो बेली लैंस ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर गॉर्डन्स के साथ एस्टोनिया शहर की रक्षा में अपने कबीले का समर्थन देने की पेशकश की। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह पहले उनका समर्थन न करने के अपने अपराधबोध का प्रायश्चित कर सके। उसे उम्मीद थी कि इस छोटे से प्रयास से गॉर्डन परिवार द्वारा उसके कबीले को देखने का नजरिया कुछ हद तक नर्म हो सकता है। दूसरे कबीले द कबलिस कबीले द्वारा इतनी जल्दी अनुरोध स्वीकार करना आश्चर्यजनक था, लेकिन गॉर्डन परिवार के मुखिया ने इसका तहे दिल से स्वागत किया। एस्टोनिया शहर में अभी भी मौजूद सभी कुलों में से द कबलिस कुल ही एकमात्र ऐसा कुल था जिसका गॉर्डन परिवार वास्तव में सम्मान करता था और मानता था कि वह उस समय एकजुट होने से इनकार करने के खतरे को समझ सकता है जब शहर की समग्र शक्ति काफी कम हो गई थी। कोरल कबीले की बात करें तो उनके कारण कहीं अधिक सीधे साधे थे। वे गॉर्डन कबीले के ऋणी महसूस करते थे और मानते थे कि अकेले लड़ने की तुलना में एक समूह के साथ खड़ा होना कहीं अधिक सुरक्षित है। वे सबसे शक्तिशाली कुलों में से नहीं थे और रक्तचंद्र युद्धों में हुए नुकसान से उबरना अभी शुरू ही कर रहे थे, इसलिए गॉर्डन परिवार के साथ गठबंधन करना उन्हें सबसे समझदारी भरा विकल्प लगा। हालांकि एजिसबोन कबीले की स्वीकृति सबसे चौंकाने वाली थी। गॉर्डन परिवार के मुखिया को उनके बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि वे एस्टोनिया शहर के मूल प्रमुख कबीले नहीं थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे अधिकांश विदेशी कबीलों की तरह व्यवहार करेंगे, या तो पूरी तरह से शहर छोड़कर भाग जाएंगे या फिर पीछे रहकर किसी भी तरह के मामले में शामिल होने से इनकार कर देंगे। इसके बजाय वे बिना किसी झिझक के सहमत हो गए। एजिसबोन कुलपति और उनके भाई ओरियन नीलामी के कारण गॉर्डन्स कबीले के प्रति गहरे ऋणी महसूस करते थे। हालांकि वे नगर स्वामी की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने गॉर्डन्स कुलपति को अपनी बात पूरी करने से पहले ही उस अस्थायी सेना में शामिल होने के लिए सहमति दे दी जो आने वाले रक्तचंद्र से बचाव करेगी। कुलपति स्वयं उनकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जहां तक उनका सवाल था, उन्होंने आरव को सौंपे गए शरीरों के बदले में आध्यात्मिक उपकरणों का भुगतान पहले ही कर दिया था। लेकिन जोशीले एजिसबोन भाइयों के लिए वह लेन देन कभी भी बराबरी का नहीं लगा था। वे चाहे जिस तरह से भी देखें, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि गॉर्डन परिवार को ज़ोंबी शवों और विभिन्न अवशेषों से इतने उच्च स्तर के आध्यात्मिक उपकरणों के बदले में वास्तव में क्या लाभ मिल रहा था। उनके लिए गॉर्डन परिवार ने जो दिया था वह महज एक सौदा नहीं था, बल्कि एक उपहार था। यह उनके लिए स्वर्ग से मिले उपहार के समान था, इसलिए जैसे ही उन्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिला, उन्होंने बिना किसी झिझक के इसे लपक लिया। अंडस्को हालांकि चारों कुलों को सिटी हॉल में आमंत्रित किया गया था ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि वे तेजी से आ रहे ब्लड मून के लिए कैसे पंक्तिबद्ध होंगे, लेकिन माहौल गंभीर था। शहर अब पहले से कहीं अधिक कमजोर हो चुका था, और जब इस बात पर भी विचार किया जाए कि उन्हें एक कहीं अधिक शक्तिशाली आक्रमणकारी सेना का सामना करना पड़ेगा, जबकि शहर के पास पहले की तुलना में कहीं कम जादूगर होंगे, तो उपस्थित प्रत्येक नेता स्थिति की भयावहता को देखकर चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। अथर्व के मन में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि जब रक्तचंद्र का दिन आएगा, तो कई कबीले जिन्होंने तटस्थ रहने का विकल्प चुना था, वे अपना मन बदल लेंगे और रक्षा में सहायता के लिए अपने मध्य श्रेणी के जादूगरों को भेजेंगे। अन्यथा एक बार जब रक्तचंद्र का समय बीत जाएगा, तो उसे खुद ही उनसे निपटना पड़ेगा, इसीलिए उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। पहली बात तो यह है कि ऐसे समय में आंतरिक संघर्ष से शहर और भी कमजोर हो जाएगा, खासकर जब ब्लड मून इतना नजदीक आ रहा हो।
दूसरे अनिच्छुक कबीलों को जबरदस्ती युद्ध में धकेलना और भी बुरा होगा, क्योंकि अगर युद्ध के दौरान हालात बिगड़ गए तो वे बीच में ही विद्रोह कर सकते हैं और भाग सकते हैं, जिससे और भी अधिक अराजकता और उन लोगों के लिए जानमाल का नुकसान होगा जो रुके हुए हैं और लड़ने को तैयार हैं। एस्टोनिया शहर को अब ऐसे जादूगरों की जरूरत थी जो शहर की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो, न कि ऐसे आधे अधूरे मन से काम करने वाले दल जो घबराहट फैलाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे और एक कठिन लड़ाई को तबाही में बदल देंगे। अंडस्को जब ये सब घट रहा था तभी तरुण डंस आखिरकार एस्टोनिया शहर पहुंच गया। सबसे पहले उसने सीधे सिटी हॉल की ओर प्रस्थान किया, इस उम्मीद में कि वह किसी अधिकारी से बात कर सके और आरव को उस संघर्ष से निकालने की व्यवस्था कर सके जो भी हुआ हो। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा और उसने सिटी हॉल में गॉर्डन क्लैन के गुंडों को पहरा देते देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसी क्षण तरुण को एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही बड़ी और भयानक गड़बड़ हो गई है। अध्याय 1043 जारी। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि गॉर्डन्स कबीले के जादूगर सिटी हॉल पर नियंत्रण कर लेंगे। तरुण धीमा नहीं था, सिर्फ इस एक दृश्य से ही वह समझ गया था कि नगर स्वामी की सेना गॉर्डन्स कबीले को नष्ट करने के अपने प्रयास में विफल रही है। तरुण ने गहरी सांस ली, उसकी पीठ पर उसकी विशाल तलवार टिकी हुई थी। वह निश्चित रूप से अनगिनत विरोधियों से लड़ते हुए आया था। अगर आरव को एस्टोनिया शहर से बाहर निकालने के लिए यही करना पड़े, और उसने प्रार्थना की कि उसके साथ कुछ भी बुरा न हुआ हो, लेकिन उसने अपने सबसे बुरे सपनों में भी इस परिणाम की कल्पना नहीं की होगी। आरव न केवल पूरी तरह से सुरक्षित था, बल्कि शहर की स्थिति से यह स्पष्ट था कि गॉर्डन कबीले ने अस्थायी रूप से शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। क्या तुम आरव के मालिक नहीं हो? जैसे ही उसने सिटी हॉल की ओर पीठ करके शांत शहर की ओर देखा, उसके पीछे से एक आवाज आई। तरुण मुड़ा और अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे उसका सामना गॉर्डन्स कबीले के 5वें बुजुर्ग से हुआ, जो शांतिपूर्वक उसका अध्ययन कर रहे थे। हाँ, तरुण ने लगभग सहज रूप से अपनी बात दोहराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ा। उन्होंने संक्षिप्त शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। आकाश से उतरने वाले एक उच्च श्रेणी के जादूगर की उपस्थिति ने पहले ही गॉर्डन परिवार के बुजुर्गों को सतर्क कर दिया था, जो पूरे शहर पर कड़ी नजर रख रहे थे। एस्टोनिया शहर पर नियंत्रण करने के बाद उन्होंने शहर को कड़ी निगरानी में रखा और शहर के स्वामी की सेना के किसी भी बचे हुए अवशेष की तलाश की। संक्षिप्त आकलन के बाद 5वें एल्डर ने तरुण की पहचान आरव के गुरु के रूप में पुष्टि की, क्योंकि वे कबीले में अपने पिछले प्रवास के दौरान उससे परिचित थे। तरुण ने तब पूछा कि क्या आरव इस समय सिटी हॉल में है, और एल्डर ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वह वहीं है। ये देखकर कि कबीला एकजुट है, तरुण ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि ऐसा लगता है कि शहर की स्थिति को लेकर कबीले को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कुल मिलाकर उसे विश्वास था कि गॉर्डन कबीला समय रहते सब कुछ सुलझा लेगा। तरुण को गॉर्डन परिवार के पास रसायन शास्त्र, धातु निर्माण और मंत्र लेखन में माहिर गुप्त विशेषज्ञों के होने के संदेह से परे एक और विचार मन में आकार लेने लगा कि शायद कोई प्राचीन पूर्वज, जिसके बारे में वह नहीं जानता था, चुपचाप पर्दे के पीछे से कबीले की रक्षा कर रहा था। एक ऐसी उपस्थिति जिसे वह स्वयं महसूस करने में असमर्थ रहा था। उसे ये भी लगने लगा था कि इस रहस्यमय बुजुर्ग की ताकत उससे कहीं अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र कारण है कि वह अब तक उसे बेनकाब नहीं कर पाया है। उसके मन में बैठा यह नया संदेह उसके लिए इस कदर घर कर गया था कि उसे नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अंततः इसका कारण ये था कि गॉर्डन परिवार की अचानक और जबरदस्त जीत के लिए उनके पास यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। अंडस्को आखिरकार वह आरव से मिला, जिसने अपने जाने के तरीके के लिए माफी मांगी। हालांकि तरुण उसे डांट नहीं सका, क्योंकि वह पूरी तरह से समझता था कि आरव ने ऐसा क्यों किया था और उसे इस बात की राहत थी कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ था। इसके बाद तरुण को गॉर्डन्स कबीले के परिसर के भीतर रात बिताने के लिए एक केबिन दिया गया। हालांकि भीतरी और बाहरी दोनों क्षेत्रों में कई घर नष्ट हो गए थे, जिनमें वे घर भी शामिल थे जो आमतौर पर मेहमानों के लिए आरक्षित होते थे। फिर भी कुछ ऐसे घर थे जो युद्ध से अछूते बच गए थे, और चूंकि शहर से निकाले जाने के बाद कबीले के कई सदस्य अभी तक वापस नहीं लौटे थे, इसलिए बहुत सारे आवास खाली थे। इसलिए उनमें से एक तरुण को आवंटित कर दिया गया। वह स्वाभाविक रूप से उत्सुक था और यह जानना चाहता था कि लड़ाई वास्तव में कैसे हुई थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि ऐसे प्रश्न गॉर्डन परिवार के रहस्यों के बेहद करीब पहुंच जाते, और ये देखते हुए कि परिवार अभी भी अकादमी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखने को तैयार था, वह उस भरोसे को नुकसान पहुंचाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था।
इसके बजाय उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में तैनात अकादमी के गुप्त जादूगरों के माध्यम से अपने सवालों के जवाब जुटाएंगे। इसी बीच आरव अपने गोलेमों की स्थिति की समीक्षा कर रहा था और पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर ताबीज की दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। लीजन के सभी कप्तान रैंक वाले गोलेम सफलतापूर्वक टियर 6 क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वहीं टाइटन के पास केवल 2 कप्तान ही टियर 5 के शिखर पर थे, जबकि शेष 8 कप्तान टियर 6 के शिखर पर पहुंच चुके थे, जिससे पता चलता है कि वह टियर 6 के कप्तानों की पूरी टीम बनाने के कितने करीब था। और फिर ओनी था। आरव अपने शिनिगामी ओनिस को देखकर सचमुच हैरान रह गया था, क्योंकि उनमें से 6 पहले ही छठे स्तर में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि 5 छठे स्तर के निचले स्तर पर थे, लेकिन फिर भी उनकी युद्ध क्षमता पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। केवल शिनिगामी के नेता कागेत्सुमे ही छठे स्तर के शिखर तक पहुंचे थे। बाकी सभी के लिए अनुभव को जानबूझकर फैलाया गया था और उन सभी को शिखर तक पहुंचाने की कोई खास चिंता नहीं थी। वे इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि उन सभी को छठे स्तर के शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त प्रतिद्वंद्वी मौजूद नहीं थे। इसलिए कागेत्सुमे के बाद अगले कमांडर को छठे स्तर तक पहुंचाने पर सब कुछ केंद्रित करने के बजाय उन्होंने एक अधिक कुशल मार्ग चुना, जो कि पहले सभी शिनिगामी ओनी को छठे स्तर तक लाना था। आखिरकार टियर 5 के शिखर से निचले टियर 6 तक एक ही सफलता हासिल करना किसी एक व्यक्ति को टियर 6 के शिखर तक जबरदस्ती पहुंचाने की तुलना में कहीं अधिक आसान था। हालांकि इसमें अभी भी काफी अनुभव की आवश्यकता थी, लेकिन यह वैकल्पिक तरीके की तुलना में कहीं कम खर्चीला और कहीं अधिक कुशल था। अब आरव एक बार फिर एमुलेट वर्ल्ड में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उन सभी को पूरी तरह से टियर 6 में धकेलने के लिए नहीं। इस बार उसका मुख्य लक्ष्य हाइव क्वीन था, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने उसकी तरक्की में बहुत ज्यादा देरी कर दी थी, और अब जब आखिरकार मौका मिल ही गया था तो उन्होंने उसे अगले स्तर पर पहुंचाने का इरादा किया था। आरव के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हाइव क्वीन एकमात्र मुख्य गोलेम थी जो उसके पास थी और जो 15 अधीनस्थ गोलेमों को बुला सकती थी, जबकि अन्य 10 तक सीमित थे। एक बार जब उसका विकास पूरा हो गया तो उसने ये देखने की योजना बनाई कि क्या वह अपने अन्य मुख्य गोलेमों में से किसी को भी टियर 7 क्षेत्र में आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल अपने मुख्य गोलेमों को टियर 7 क्षेत्र में उन्नत करना उसके लिए अपनी स्वयं की साधना बढ़ाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। और चूंकि स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे की पूरी तरह से मरम्मत होने में अभी भी 20 घंटे से अधिक का समय लगेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि अगली लड़ाई में उसकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस बारे में चिंता करने के बजाय उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का ये सही समय है। अध्याय 1044 अंडरडॉग्स। युद्ध देवता साइलेंट नाइट। दोनों अकादमियों के लिए जयकारे इतने तेज हो गए कि कान बहरे हो गए, क्योंकि दूसरे राज्यों के प्रशंसक स्वाभाविक रूप से साइलेंट नाइट स्कूल के साथ हो गए। इस बार इसका कारण सिर्फ यह नहीं था कि साइलेंट नाइट का प्रतिद्वंद्वी उत्तरी साम्राज्य की एक अकादमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि लगभग सभी का मानना था कि साइलेंट नाइट स्कूल स्पष्ट रूप से विजेता था। इसके विपरीत वॉर गॉड मेज अकेडमी ने पिछले दौरों में बार बार जीत हासिल करके दर्शकों को चौंका दिया था। फिर भी कुछ ही लोग ऐसे परिदृश्य की कल्पना कर सकते थे जहां वे स्कूल ऑफ साइलेंट नाइट को हरा देंगे। अधिकांश लोगों ने पहले ही यह मान लिया था कि वॉर गॉड टीम युद्ध हार जाएगी, केवल कुछ ही लोग इसके विपरीत सोचते थे। पहले समूह में बैटल मेज अकेडमी के सदस्य थे, जो सभी देखने के लिए मौजूद थे और वॉर गॉड मेज अकेडमी के लिए अपना समर्थन दिखाने की योजना बना रहे थे। दूसरे पक्ष में ब्लडलाइन अकादमी के प्रतिनिधि थे, हालांकि केवल ड्रैगोव ड्रैगनमिर और डैमियन सोरेन ही उपस्थित थे, क्योंकि उनकी टीम के बाकी सदस्य अपने मैच की तैयारी कर रहे थे जो अगले दौर में शुरू होगा। अंडरस्को दोनों तरफ की सुरंगों से दोनों टीमों के प्रतिभागी निकले और जयकारे तुरंत तेज हो गए। फिर भी उत्तरी राज्य के समर्थक मौजूद थे, लेकिन उनकी आवाजें साइलेंट नाइट स्कूल का समर्थन करने वाली जबरदस्त गर्जना में डूब गईं। स्टैंड में उत्तरी राज्यों के उतने प्रशंसक नहीं थे जो वास्तव में वॉर गॉड मेज अकेडमी के लिए जयकार कर रहे हों। जो लोग जोशीले प्रशंसकों के साथ जयकार कर रहे थे, उनकी आवाज संयमित थी, उनका उत्साह फीका था, मानो वे ऐसा केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वॉर गॉड टीम उत्तरी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगर कुछ कट्टर समर्थक जोर जोर से चिल्लाकर अपनी आवाज न निकालते तो शायद युद्ध के देवता का नाम बिल्कुल भी सुनाई न देता। लेकिन ड्रैगोव और विंसेंट जैसे लोगों के लिए, जो विशेष रूप से आरव को देखने आए थे, टीम पर एक नज़र डालते ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने तुरंत देखा कि वॉर गॉड मेज अकेडमी के प्रतिभागियों के बीच आरव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था।
दोनों अकादमियों के डीन से प्रतिभागियों की सूची प्राप्त करने के बाद मैच की देखरेख के लिए नियुक्त न्यायाधीश अखाड़े के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। अंडरस्को शांत हो जाए। अब उन जादूगरों के नामों की घोषणा करने का समय आ गया है जो अपनी अपनी अकादमियों की ओर से मंच की शोभा बढ़ाएंगे, न्यायाधीश ने कहना शुरू किया और पूरी भीड़ शांत हो गई। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं और वे घोषणा का इंतजार कर रहे थे। दाईं ओर हमारे पास साइलेंट नाइट स्कूल है जिसका नेतृत्व उनके कप्तान रयोनोसुके ताकेदा कर रहे हैं। जैसे ही कप्तान का नाम पुकारा गया, स्टेडियम में फिर से शोर मच गया। दाहिनी ओर की भीड़ बेकाबू हो गई और जज के शांत रहने के अनुरोध को पूरी तरह से भूल गई। ताकेदा अपने परिचित निंजा परिधान में दिखाई दिया। उसका चेहरा ढका हुआ था, उसकी पीठ पर म्यान में एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। फिर भी दर्शकों में से कई लोगों को पहली नजर में लगा कि यह एक क्लोन शरीर है। साइलेंट नाइट के पिछले मैच के दौरान ताकेदा के दो मुख्य शरीरों को देखने के बाद दर्शकों को पहले से ही पता था कि यह आकृति केवल ताकेदा की शक्ल से मिलती जुलती एक क्लोन प्रॉक्सी थी। अचानक हुए हंगामे से नाराज होने के बजाय न्यायाधीश उनकी उत्तेजना को समझते हुए प्रतीत हुए। उनके पीछे उपकप्तान शिन जे-ह्यून, लियांग ज़ुएफेंग, अयामे रेन और अंत में साइलेंट नाइट स्कूल के केंटा मोरी हैं। परिचय समाप्त होते ही साइलेंट नाइट के जादूगर छोटी सी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और उस विशाल अखाड़े में प्रवेश कर गए जो जल्द ही उनका युद्ध क्षेत्र बनने वाला था। अखाड़े का फर्श एक बार फिर बदल गया था। अब यह एक मर्मस्पर्शी काला था, मानो उच्च स्तरीय जादूगरों के हिंसक शक्ति विस्फोटों का सामना करने के लिए इसे मजबूत बनाया गया हो, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा और अगले मैच से पहले मरम्मत के लिए समय की आवश्यकता नहीं होगी। बाईं ओर वॉर गॉड मेज एकेडमी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे पास वाइस कैप्टन बीट्रिस मैरियोनेट, लुकास ब्लेड, पवन जीरो, एंड्रिक गॉर्डन्स और केटी कोलोसस हैं। जैसे ही वॉर गॉड मेज एकेडमी टीम के नामों की घोषणा हुई, स्टैंड से आ रही पहले से ही कमजोर तालियां और भी धीमी पड़ गईं। कट्टर प्रशंसकों के लिए आरव उनके युद्ध के देवता थे और फिर भी उनका नाम पुकारा तक नहीं गया था। चाहे उन्होंने कितनी भी खोजबीन की हो, वे उन्हें सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहे जादूगरों के बीच नहीं देख पाए, जबकि चयनित 5 प्रतियोगी ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे। उसी क्षण त्रिशा मंच पर आई और लुकास ने ताबूत को अपने कंधे पर उठाने में उसकी मदद की। उसे तब तक किसी शक्ति को बुलाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि वह पूरी तरह से अखाड़े के फर्श पर न आ जाए। यह उन जादूगरों पर लगाई गई एक छोटी सी पाबंदी थी जो किसी शक्ति को बुला सकते थे। बाकी तीनों उनके पीछे पीछे आए और अपनी अपनी जगह ले ली। डीन वास्तव में केटी की जगह अविनाश गॉर्डन को भी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन उन्हें बेहतर पता था बाकी गॉर्डन कबीले के जादूगरों की तरह अविनाश को भी लड़ाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब उसके कबीले के साथ इतनी सारी घटनाएं हो रही हों, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा था और अगर युद्ध के दौरान उसका ध्यान भटकता है तो इसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ सकता है। इसलिए वह केवल लुकास और त्रिशा पर अपनी उम्मीदें टिका सकता था और प्रार्थना कर सकता था कि वे किसी तरह कुछ हल निकाल सकें। आखिरकार आरव के नोट में उसने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि लुकास और बीट्रिस को प्रभारी बनाया जाए, और उस नोट के भीतर बीट्रिस को संबोधित एक पंक्ति थी उससे ये पूछते हुए कि यदि संभव हो तो वह ताबूत के अंदर जो कुछ भी सील करके रखा है उसका उपयोग करे। उसे एक पंक्ति ने बीट्रिस को चौंका दिया था, यहाँ तक कि डीन और ग्रैंड डीन को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस ताबूत के अंदर क्या है। और फिर भी आज ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें आखिरकार पता चल ही जाएगा। स्कूल ऑफ साइलेंट नाइट ने तुरंत अपनी संरचना व्यवस्थित कर ली। शिन जे-ह्यून और केंटा के अग्रिम पंक्ति में होने और लियांग ज़ुएफेंग और अयामे रेन के दूसरी पंक्ति में होने से ताकेदा बिल्कुल पीछे हाथ बांधे हुए रह गया, मानो वह इस रणनीति का हिस्सा ही न हो। उनके ठीक सामने वॉर गॉड मेज एकेडमी किसी भी तरह से एक समन्वित टीम की तरह नहीं दिख रही थी। freewebnovel.com वहां कोई गठन नहीं था। बीट्रिस और लुकास सबसे आगे खड़े थे। लुकास थोड़ा आगे की ओर खड़ा था क्योंकि उसने ताबूत को बीट्रिस के सामने रखा था। उनके पीछे पवन जीरो, केटी कोलोसस और एंड्रिक गॉर्डन्स काफी दूरी पर फैले हुए थे। कोई तालमेल नहीं, कोई सामंजस्य नहीं, बस 5 जादूगर अलग अलग खड़े हैं, मानो हर कोई अपनी अपनी आमने सामने की लड़ाई का इंतजार कर रहा हो।